जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगा तो वहां बहुत सारी बातें स्पष्ट होंगी। पुराना रिकॉर्ड देखें, पुरानी चीजें देखें तो अब आम आदमी पार्टी को एक नए तरीके से तैयार होना पड़ेगा, नैतिक रूप से तैयार होना पड़ेगा और वो क्या जवाब देंगे ये जवाब तैयार करना पड़ेगा। दूसरी तरफ उतनी मशक्कत भारतीय जनता पार्टी की होगी, उसको ये साबित करने की बात करेगी बात कि ये हुआ है, जो हुआ है वो गलत नहीं हुआ है, और इसके लिए वो लड़ाई उन्हें जमीन पे ज्यादा लड़नी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अब जो चुनाव होने जा रहे हैं, ये बात सही है कि दिल्ली में चुनाव अंतिम चरणों में है, लेकिन इस बीच में बहुत सारा यमुना में पानी बह भी जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बहुत सारे तरीके पे अपने समर्थकों को बताना पड़ेगा और उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी इस बात को कन्विंस कितना करा पाती है कि उसके अपने समर्थकों को और कार्यकर्ताओं को कि उसने कोई गलत नहीं किया है। ये बहुत आसान काम नहीं होगा, ये बहुत आसान काम नहीं होगा दोनों के लिए। दोनों को ही तथ्यों पर बात करनी पड़ेगी, और क्योंकि आम आदमी पार्टी के खिलाफ कई मामले आ चुके हैं इस तरीके से, तो समझाना उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये बड़ा आरोप है कि उन्होंने जो है वो ईडी या बाकी मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं, तो वो उनको ये बताना होगा कि यहाँ ये गड़बड़ हुआ है। कैसे बताएंगे, क्या करेंगे, ये आसान काम नहीं होगा। लेकिन कविता अगर कुछ और कल परसों में या जब ईडी की सुनवाई में ईडी से बातचीत में कुछ कहती है और वो निकल के आएगा, और अब ये एक तरीका हो गया है कि ईडी की से बातचीत के दौरान जब भी कविता कुछ बताएंगी, कहेंगी, सुनेंगी तो कुछ ना कुछ सामने आ सकता है। तो ये सब एक बहुत ही रोचक होगा, राजनीतिक दृष्टि रोचक होगा, और ये भारतीय राजनीति की दिशा को बदलने वाला एक पूरा मामला होगा। क्या अक्कू जी, ये बात सही है अक्कू जी? 23 तारीख तक कविता जो है वो 23 तारीख तक उनको हिरासत हुए हैं और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कल का एक विंडो है इससे पहले की। क्या ऐसा भी हो सकता है ईडी जो है कविता और अरविंद केजरीवाल का आमना सामना कराए ताकि? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट के जाने के पहले ये संभावना है, कविता से ये बात की जा सकती है और कानूनी रूप से उसमें कोई कहीं बाधा नहीं है। लेकिन कविता की तैयारी कितनी है, ईडी की तैयारी कितनी है, उसकी टीम की कितनी तैयारी कितनी है, और वो चाहे वो रिकॉर्डेड बातचीत हो या जो रिकॉर्डेड बातचीत होगी आमने सामने ना भी कराए तो रिकॉर्डेड बातचीत सामने सुनवाई जाएगी, उनसे बताई जाएगी। और फिर ऐसे मौकों पर अक्सर ये होता है कि जैसे ही आप कुछ दूसरी बात करते हैं तो सामना आमना करा दिया जाता है। तो सूत्र जो करते हैं, बताते हैं, उसको पुख्ता करने की सब चीजें होंगी। मैं फिर कह रहा हूं, हम सब लोग इसमें बहुत अटकलें नहीं लगा सकते। अभी तक हम लोग राजनीति के रूप में होता मान रहे थे कि अभी तो नहीं होगी गिरफ्तारी, लेकिन हो गई। और अब तथ्य थे या बाकी चीजें थी तो हो तो गई, अब तो ये साफ हो गया। लेकिन इसके बाद बहुत क्या क्या होने जा रहा है, बिल्कुल ये बहुत नजर रखना होगा। कार्यकर्ता किस तरह से लेते हैं, आम जनता किस तरीके से लेती है। क्या वो पक्ष में अरविंद केजरीवाल की पार्टी वो पक्ष में उतना बड़ा माहौल बना पाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उतने बड़े हद तक उसको समझा पाएंगे जनता को? ये देखना बहुत। और इससे एक बड़ी और चीज है, राजनीतिक दल इसमें कितनी जल्दी एक दूसरे के साथ आते हैं। अब लोगों को लग जाएगा कि झारखंड में ये हो गया, मुक्ति मोर्चा के ऊपर संकट आ गया, आम आदमी पार्टी के ऊपर आ गया, तो क्या अब बिहार में तेजस्वी यादव क्या सोचेंगे? वो जो लेन देन में अभी तक बार्गेनिंग हो रही है पार्टियों में आपस में, वो अपने मतभेद बुलाने के काम आएगी क्या? अब आर्म ट्विस्टिंग करने की बारी कांग्रेस की होगी छोटे दलों के ऊपर, वो सीट के लेन देन में करेगी। तो बहुत सारी राजनीतिक रूप से बड़ा कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि दिल्ली में तो हो सकता है आम आदमी पार्टी और जो है कांग्रेस जो है एक साथ जो है सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करते दिखे, लेकिन पंजाब में यह भी संभव है, पंजाब में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जश्न मनाते दिखे कि चलो भैया बढ़िया है, गिरफ्तारी होगी। बड़ी सारी चीजें हैं। मैं लोकेश जिंदल और विष्णु पाठक जी आपके पास है, लेकिन प्रोफेसर पांडे, क्या आपको लगता है कि ये जो कुछ हुआ है, जो डेवलपमेंट हुआ है, क्या उसके बाद इन चुनावों में करप्शन एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा? क्या लगता है कि करप्शन एक प्राइम जो है मुद्दा
2024 के चुनाव में बन जाएगा इस गिरफ्तारी के बाद? अशोक जी, अब देखिए, हमारे देश में जनता में जो जागरूकता है, अब चाहे सोशल मीडिया हो या आम जनता का जो दृष्टिकोण है, हर मुद्दे को आम जनता बहुत बारीकी से देखती है और उसको समझती है। तो यहां अशोक जी देखिए, पहला मुद्दा है कि सत्य को कभी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है और सत्य हमेशा स्वयं अनुकूल समय पर प्रमाणित होता है। इसमें दो पक्ष हैं। पहला पक्ष है कि हमारी जो संस्थाएं हैं उनमें नियंत्रण और संतुलन है, कहीं से भी डिसबैलेंस न होने पाए, इसके लिए ऐसी व्यवस्था हमारे संविधान ने बनाई कि अगर आपको कहीं से लगता है किसी संस्था का दुरुपयोग हो रहा है या हमारे गलत समन जारी किया गया, तो न्यायपालिका उसका उचित निराकरण करती है, तथ्यों पर आधारित बातें होती हैं। दूसरा महत्वपूर्ण अशोक जिसमें पक्ष है कि हमारे देश में जो कानून का शासन है और कानून के समक्ष समानता है, तो ये बात सब पर लागू होनी चाहिए और इन केंद्रीय एजेंसियों को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कहीं से भी किसी भी चीज का राजनीतिक रूप से दुरुपयोग न होने पाए, सभी के लिए बराबर की शर्तें हों और यह कानून सब पर बराबर से काम करे। अब देखिए, हमारे देश में अशोक जी आज जो हमारा लोकतंत्र धीरे धीरे परिपक्व होता जा रहा है और किस तरह से आम लोगों की भागीदारी बढ़ी है हमारे लोकतंत्र में, तो निश्चित रूप से आज खासतौर पर हमारा जो युवा वर्ग है वो ऐसे मुद्दों पर बहुत संवेदनशील है और यह माना जाता है कि कोई व्यक्ति जो ऐसे राजनीतिक पद पर बैठा हुआ है और ऐसे सम्मानजनक क्षेत्र में है, ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर काम कर रहा है, उससे हम अपेक्षा करते हैं कि आप राजनीतिक रूप से पारदर्शिता बनाए रखेंगे और शुचिता को बनाए रखेंगे। क्योंकि देखिए, हमारे देश में लोकतंत्र केवल एक राजनीतिक पद्धति नहीं है, जीवन पद्धति है। और हमारा देश जो लंबे समय से, आपको अभी मैंने इस पे चर्चा किया कि हमें आजादी ऐसे नहीं मिली, उसके लिए अशोक जी बहुत लंबा बलिदान हुआ है। तो आज हमारा देश और हमारा खासतौर पे युवा यह देख रहा है कि आज इस लोकतंत्र में क्यों इतना करप्शन बढ़ा है और हमारी समस्याएं क्यों नहीं दूर हो पा रही हैं, और राजनीतिक तंत्र उसमें विफल क्यों हो रहा है, खासतौर पे तब जबकि इस तरह का नारा दे करके और हम सत्ता को प्राप्त करते हैं। तो निश्चित रूप से अशोक जी यह बड़ा मुद्दा बनेगा और बनना भी चाहिए। बिल्कुल, करप्शन लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसके करप्शन एक बड़ा मुद्दा बनेगा इस पूरी डेवलपमेंट के बाद। ये तो कुछ बोल सकते हैं जी, सॉरी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ अशोक जी। अच्छा, माफ कीजिएगा, मेरे साथ एक और मेहमान जुड़ी है, मैं उनको देख नहीं पा रहा हूं, लेकिन शाइना एनसी जी, शाइना एनसी जी जुड़ चुकी है मेरे साथ अभी तक। शुक्रिया शाइना जी जुड़ने के लिए। शाइना जी, आपका रिएक्शन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी? देखिए, सबसे पहले ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद कीजिए। ये कार्रवाई अभी से नहीं हो रही है, नवंबर से हम जानते हैं कि 2 उनके बड़े दिग्गज नेता की गिरफ्तारी भी हुई है। एक बार 2 बार समझ लीजिए कि आपको कानूनी तौर पे आपका लीगल ओपिनियन लेना है, मान्य है, चलिए समझ लीजिए कि आप 2-3 बार नहीं जा सकते, लेकिन 9 बार, और आप कहते हैं कि आप एक आम आदमी के लीडर हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि जब कोई भी आरोप लगता है और बुनियादी तौर पे 2 आपके नेतागण जेल में बैठे हैं, क्या आपका दायित्व नहीं बनता है कि आप जवाब दें? जब हाई कोर्ट ने स्वयं कहा कि ये बिल्कुल गलत है, मैं अशोक जी 2 चीज उजागर करना चाहती हूँ। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में, पीएमएलए केसेस में स्वाभाविक रूप से ईडी के पास ये दायित्व है कि वो अरेस्ट करे। बेल इज नॉट द नॉर्म। इसके बावजूद आप देखें तो बेल तो होगा। विष्णु पाठक जी, मैं आपको मौका दूंगा सर, आपको मौका दूंगा। 1 मिनट रुकिए, मैं आपको पलटवार करने का मौका दूंगा, मेरा वादा आपसे, प्लीज रुकिए। कहने का तात्पर्य ये है अशोक जी, 2003 तक ईडी एक एडवाइजरी बॉडी था। 2003 में एक रिवीजन के तौर पे हम जानते हैं कि ईडी की प्रतिक्रिया ये है कि जब सबूत है वो अरेस्ट भी कर सकते हैं। 9 बार जिस व्यक्ति सिर्फ खिलवाड़ करते हैं सिस्टम से, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, और आपको लगता है कि कानून आपके ऊपर है, जब इतना बड़ा घोर भ्रष्टाचार हुआ है। और ये पार्टी का नाम लास्ट में प्लीज बदल दीजिए अशोक जी, आम आदमी पार्टी के जगह भ्रष्ट आदमी पार्टी लगाइए, क्योंकि ये आम नहीं है, भ्रष्ट है। दिस पार्टी नीड्स टू बी रीनेम्ड। ओके, मैं आपके पास आऊंगा कुछ सवाल लेके, लेकिन उससे पहले विष्णु पाठक जी रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी का नाम बदल देना चाहिए, विष्णु पाठक जी?
दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को इस बार खदेड़ेगी और खदेड़ा होगा। दिल्ली की जनता, आप आम आदमी, आपको हर आम आदमी आपको आपसे बैर है। आप दिल्ली में, आपको दिल्ली की जनता ने, दुनिया में ऐसा पहली बार हुआ होगा। शायना जी रुकिए, शायना जी रुकिए, शायना जी उनकी बात हो जाए, शायना जी उनकी बात हो जाए, मैं आपको रिस्पॉन्ड करने का मौका दूंगा, उनको बोल। दिल्ली की जनता ने आपको बार बार हराया और इस बार आपने देख लिया कि दिल्ली की जनता लोकसभा में आपको सातों के सातों सीट पर खदेड़ा करने वाली है। तो एंड टाइम, क्योंकि केजरीवाल जी को जेल में डाल देंगे तो प्रचार नहीं कर पाएंगे केजरीवाल जी। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, एक केजरीवाल जी जाएंगे, देश में करोड़ों केजरीवाल और दिल्ली में लाखों केजरीवाल जन्म लेंगे और लाखों केजरीवाल मिलकर के आपको दिल्ली में हराने का काम करेंगे। विष्णु जी, ये जो तमाम जो आपने बातें की, मैं फिर कह रहा हूं, ये सब पॉलिटिकली सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अभी मैं फिर कह रहा हूं कि कानूनी रूप से अगर किसी भी, सुनिए विष्णु जी, मैं बार बार कह रहा हूं, देखिए इस पूरे सुनिए विष्णु जी सुनिए, इस पूरे मामले के मुझे कम से कम 3 पक्ष दिखते हैं। एक इसका राजनीतिक पक्ष है जिसके ऊपर आप लगातार बोल रहे हैं, एक इसका कानूनी पक्ष है जिसके ऊपर आप नहीं बोल रहे हैं, जिसके ऊपर जो कार्रवाई है वो दिख रही है, और इसका तीसरा, मैं लोकेश जी आ रहा हूं, इसका तीसरा पक्ष नैतिक पक्ष है। और नैतिक पक्ष विष्णु जी ये है कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने एक नहीं दर्जनों बार ये कहा था कि एक भी आरोप जिसके ऊपर लगे उसको इस्तीफा दे देना चाहिए, तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, एक भी आरोप लगे। आज आरोप है अशोक जी, सर इस तरह के आरोप ही, तो फिर नहीं सर, मैं वही तो कह रहा हूं विष्णु पाठक जी, आपने जो आरोप लगाए थे कांग्रेस पर वो आरोप सही थे, आज आपके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो गलत है। तो इसकी इन आरोपों को सच है झूठ है ये कौन तय करेगा? ये देश की अदालत तय करेगी, और अदालत से आप लोगों को रिलीफ नहीं मिल रही है। मैं बार बार कह रहा हूं, कानूनी पक्ष ये है सर। अशोक जी, जब अदालत पर इतना भरोसा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, तो अदालत जब तक दोषी करार नहीं दे तब तक ये क्यों कीचड़ उछालते हैं? अरे तो अदालत, सुनिए, अदालत, आपको अदालत ने लिख के दे दिया क्या? विष्णु जी एक मिनट शायला जी, विष्णु जी आप तो बहुत प्रखर व्यक्ति हैं, अदालतें तो कोई जांच नहीं करती ना कागज पत्तर की, अदालतें तो नहीं देखेंगी ना कहां घोटाला हुआ। अदालतों का काम तो दस्तावेज देखना है, वो दस्तावेज कौन जुटाएगा? वो जांच एजेंसियां जुटाएंगी। जांच एजेंसियां कैसे जुटाएंगी? वो इंटेरोगेट करेंगी, जांच एजेंसियां गिरफ्तारी करेंगी, उसके बाद अदालत में चीजें रखी जाएंगी। ये तो आप जानते हैं सर। साइना जी रिस्पॉन्ड कीजिए आप। और एक सवाल साइना जी आपसे और है, मैं एक मिनट लोकेश जी, आप ही का सवाल लेके मैं साइना जी के पास जा रहा हूं, क्योंकि आप बाद में जुड़े। उससे पहले लोकेश जिंदल जी ने आज सवाल उठाया था, भाई ईडी तमाम कार्रवाई, हाँ अच्छा एक मिनट रोक रहा हूं। रविशंकर प्रसाद बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो क्या कह रहे हैं, जरा एक मिनट सुन लेते हैं, फिर मैं आता हूं। जो राजनीति कर रहे हैं वो करें, अब देश भी देखेगा। शुचिता नैतिकता की बात करने वाले अब जेल से ही सरकार चलाने की बात करते हैं। शुचिता नैतिकता की बात करने वाले जेल से ही सरकार चलाने की बात कर रहे थे। शायना जी आप थोड़ा देर से जब आई थी तब उससे पहले लोकेश जिंदल जी कह रहे थे कि भाई ईडी के पास बहुत एब्सोल्यूट पावर है, एक तो इतनी पावर है, उसके बाद किसी के बचने की गुंजाइश नहीं है, तो इसलिए जब तक साबित नहीं हो जाता हम कुछ कह नहीं सकते। दूसरी बात वो कह रहे थे अजीत पवार जी के पास, आप खुद शायना जी महाराष्ट्र की है, तो वो कहते हैं अजीत पवार जी के पास ईडी नहीं जाती है, बाकी नेताओं के पास नहीं जाती है जिनके ऊपर आप लोग आरोप लगाते थे। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहूं अशोक जी, और आप जानते हैं, आप एक सीनियर पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री हो, हमारे गृह मंत्री हो या ये सरकार हो, ये सरकार भ्रष्टाचार के प्रति बिल्कुल स्पष्ट रूप से कार्रवाई चाहती है जहां गुनाह दाखिल हुआ है। ये लिकर स्कैम कोई छोटा स्कैम नहीं है, इसके प्रति इतना सबूत है कि 2 आपके सबसे बड़े नेता जेल में बैठे हैं, तब भी आप जवाब नहीं देना चाहते हैं। क्या आर यू अबव द लॉ मिस्टर अरविंद केजरीवाल? आपने सही सवाल पूछा, क्या अजीत पवार जी के प्रति जो कार्रवाई है वो कार्रवाई नहीं चल रही है? उन्होंने सही मायने में स्पष्ट रूप से सब कोऑपरेशन नहीं दिया है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को, जो उनको प्रतिक्रिया में आदरणीय कोर्ट्स कहती है कि वो गुनहगार है।
तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से वो ही हमारे मानने में आएगा। लेकिन आपने यहां तो कोऑपरेट भी नहीं किया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के साथ। और जब पीएमएलए के केसेस है, मैं आ रहा मनी हूं लॉन्ड्रिंग के विष्णु जी केसेस आ रहा हूं, हैं, विष्णु जी आ रहा हूं, आप रुकिए, मेरे पास सिर्फ समय है। बार-बार मोदी विष्णु जी जी, को विष्णु बोलते हैं। भारतीय मैं जनता पूछना पार्टी चाहती हूँ कि विष्णु जी, जब मेरे पास सबसे समय है, मैं आ रहा हूं आपके ईमानदार, पास। सबसे ईमानदार हाँ, मैं लोकेश जी पहले आपके पास जिनकी आऊंगा। नीति नियत में कोई खोट नहीं, और आप सिर्फ वहां विक्टिम कार्ड खेले। ओके, एक मिनट विष्णु जी, एक मिनट लोकेश जिंदल, विष्णु जी एक मिनट लोकेश जिंदल, वे विष्णु जी एक मिनट, लोकेश जी रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, फिर मैं आऊंगा, प्लीज। हाँ लोकेश जी, अशोक लोकेश जी, जी। अभी वर्तमान में इलेक्टोरल बॉन्ड का एक किस्सा उजागर हुआ है। कई फर्म्स हैं जिन्होंने डोनेशन दिया है और जिसके बाद उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिले। मैं पूछना चाहता हूं, क्या उसके खिलाफ भी ईडी कार्रवाई करेगी? दूसरा प्रश्न, कि क्या ये सभी मामलों के अंदर आपको नहीं लगता ईडी और सीबीआई को भी एक रुख लेना चाहिए कि ऐसा क्यों है कि ऐसी कॉर्पोरेट एंटिटीज जो पैसे देती है उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट ले लेती है, क्या ये स्कैम नहीं है? अगर आप इस शराब घोटाले की बात करते हैं, अगर ये पॉलिसी फेलियर है और उसके बाद में अगर हम इलेक्टोरल बॉन्ड की तुलना उससे करते हैं और बाकी ऐसी पॉलिसी जो फेलियर हुई है, तो उन पर ईडी और सीबीआई को कोई कदम उठाना चाहिए या नहीं, इस पर जवाब दें। ओके लोकेश जी, मैं इससे पहले कि जवाब दे, मुझे एक छोटा सा ब्रेक भी लेना, पर मैं एक चीज लोकेश जी जरूर यहां पर रखना चाह रहा हूं। जो आपने बात कही ना, अल्टीमेटली इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो हुआ। अगर लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में अब भी अगर लगता है इलेक्टोरल बॉन्ड पे कोई कार्रवाई होनी चाहिए, तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट में मामला है। कांग्रेस के पास, आम आदमी के पास इतने बड़े बड़े वकील हैं, इसको लेकर के जो इसमें चीजें आई हैं आप लोगों को जरूर उठाना चाहिए। लेकिन जब आप कहते हैं कि इसमें जो है ईडी के कार्रवाई के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिला, तो उसमें एक और कंपनी का नाम आ जाता है ना, वो क्या है, फ्यूचर गेमिंग कंपनी, फ्यूचर गेमिंग एंड होटल। अब उसका मामला क्या है? उसका मामला यह है कि उसके ऊपर ईडी की कार्रवाई हुई और उसके बाद वो भाग के जो है डीएमके के पास जाते हैं, डीएमके को 509 करोड़ रुपए देते हैं और उसके बाद जो है वो अपने, तो यह भी तो हो सकता है कि जिसके खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हों वो जो है वो जाए भाग करके बाकी पार्टियों के पास। जैसे अब यह आरोप है कि अरविंद केजरीवाल इंडिया अलायंस में इसलिए गए क्योंकि उनको पता था कि देर सवेर वो फंस रहे हैं, इसीलिए उन्होंने इंडिया अलायंस का साथ लेने के लिए, वरना जिस कांग्रेस को वो पानी पी पी के कोसते थे, भ्रष्ट बताते थे, उस कांग्रेस के साथ उन्होंने हाथ ही इसलिए मिलाए क्योंकि उनको पता था वो फंसने जा रहे हैं। इसका ये भी पक्ष है ना। भाजपा की जो राष्ट्र प्रवक्ता थी, उन्होंने कहा इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो मैं पूछना चाहूंगा कि क्या ईडी को कानून लागू करते हुए पक्ष विपक्ष का भेद रखना होगा या फिर सबको इक्वल रखना होगा? अगर कोई भी किसी भी प्रकार की ऐसी इलीगल एक्टिविटी, मिस गवर्नेंस, मैल एडमिनिस्ट्रेशन अगर कोई भी नोटिस में आती है सीबीआई के, तो सीबीआई को एक्शन लेना चाहिए। सीबीआई सिलेक्टिव नहीं हो सकती कि जहां पर विपक्ष की सरकार है वहां पर जो है एक ईडी, या तो अगर स्टेट गवर्नमेंट बाईपास करनी हो तो ईडी ला दी जाती है, और अगर सीबीआई को फ्री हैंड देना हो तो सीबीआई कार्रवाई पे लग जाती है। ओके, शायना जी जवाब दीजिए। देखिए, शराब घोटाले में हम सब जानते हैं कि बहुत इन्वेस्टिगेशन के बाद ही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पहले 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। ये 2 कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं थे अशोक जी, सीनियर लीडर्स थे आम आदमी पार्टी के। और जो अरविंद केजरीवाल को ये लगता है कि ही इज अबव द लॉ, और उनको 9 बार बुलाने के बाद भी उनको लगता है कि नहीं, मैं मुख्यमंत्री हूं और मैं एक विक्टिम हूं, तो ऐसा नहीं चलता है। जब आप एजेंसीज को एम्पावर करते हैं तो आप किस आधार पे कर रहे हैं? जब मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है, जब भ्रष्टाचार हो रहा है, जब आप जानते हैं कि सबूत भी है और लोग भी बैठे हैं जेल में, तब भी आप इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं जाते हैं। आपके ऊपर टिप्पणी हाई कोर्ट करती है। मैं मानती हूं, हाँ जरूर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन आपने एक बार भी नहीं सोचा कि जब आप बोले थे कि कोई भी आरोपी हो तो पहले उनको इस्तीफा देना चाहिए और फिर
मैं आऊंगा वापस। अभी आपका जब बारी होता है तो ये डबल स्टैंडर्ड्स है या नहीं अशोक जी? और मैं पूछना चाहती हूँ कि सुओ मोटो जब ईडी के पास ये प्रावधान है कि सबूत के आधार पे अरेस्ट किया जाए, तो भी उन्होंने नवंबर से उनको लगातार मौका पे मौका, तारीख पे तारीख दिया। मैं पूछ रही हूं आपको, कृपया प्लीज ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद कीजिए। शायना जी जो सवाल ये लोग उठा रहे हैं वो कह रहे हैं कि सीबीआई और तमाम जांच एजेंसियां सेलेक्टिव होके काम करती हैं, सेलेक्टिव होके उनकी अप्रोच दिखती है। वो ये आरोप बार बार जांच एजेंसियों पर लगते हैं। ये सिलेक्टिवनेस आप जरूर बोल सकते हैं। मैं तो ये कहूंगी कि ये क्लीन अप है, विष्णु पाठक, और ये क्लीन अप विष्णु पाठक जी आ रहा हूं, थोड़ा सब्र रखें। ये क्लीन अप बहुत विष्णु पाठक जी प्लीज। तथ्य के आधार पे जो कार्रवाई हो रही है तो होना चाहिए। जो आप लगातार ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे ईडी यानी कि कोई एजेंसी है जो सरकार के प्रति काम कर रही है, बिल्कुल गलत है। और आप डीमोरलाइज मत कीजिए सीबीआई ईडी को, जिन्होंने इतना बेहतरीन काम किया है देश को साफ सुथरा बनाने के लिए। मोदी जी की ईमानदारी, नीति, नियत पे कोई सवाल नहीं उठ सकता। आपकी वॉइस क्रैक कर रही है विष्णु जी, विष्णु जी आपकी वॉइस क्रैक कर रही है। मैं एक ब्रेक ले रहा हूं। मोदी जी की नीति नियत के ऊपर कोई सवाल प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकती है। मैं एक ब्रेक ले रहा हूं विष्णु जी, एक मिनट, मुझे ब्रेक लेना है। मैं ब्रेक के बाद आता हूं। मैं विष्णु पाठक जी आपके पास भी आऊंगा, और मैं जानता हूं थोड़ा इस वक्त जो है अकुश श्रीवास्तव जी अपने ऑफिस में है, और उनका अखबार भी जो है इस वक्त जो है अंतिम चरणों में होगा। हालांकि हेडलाइन जो है बदल गई होंगी अकुश श्रीवास्तव जी। अभी तक अखबार की हेडलाइन जो थी, अब जो है हेडलाइन जो है बैनर हेडलाइंस तैयार हो रही है, अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार। मैं उस पर आऊंगा। जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, कैरम में होता है ना कि एक कभी कभी कैरम में होता है ना कि आप स्ट्राइक से करते हैं तो वो रिबाउंड होता है। तो वो जो रिबाउंड हुआ है ना आपके गेमिंग वाले का, वो जरा देखिए कितना मजेदार है। मैंने इसीलिए गेमिंग वाले का जिक्र किया। लेकिन एक ब्रेक के बाद मैं आ रहा हूं, क्योंकि अब दिल्ली की 7 सीटों पर क्या असर पड़ेगा इसका, और कांग्रेस अलायंस और जो इंडिया अलायंस जो है पूरा, उसके साथ आम आदमी पार्टी के संबंध आगे क्या। लेकिन बड़ा सवाल तो यह भी है, दिल्ली में अब सरकार कैसे चलेगी, ये बड़ा सवाल। हालांकि विष्णु पाठक जी कह रहे हैं कि एक रेफरेंडम कराया जाएगा, लेकिन क्या जेल से सरकार चलाएंगे अरविंद केजरीवाल, या फिर क्या कुछ होगा? कल कोर्ट में पेशी है, क्या कुछ होगा? इन सब पर आऊंगा ब्रेक के बाद। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। क्यूआर कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। यूपीआई पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तो चलिए, इस वक्त की बड़ी खबर पे हम लगातार बने हुए। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। शराब घोटाले में यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। 100 करोड़ रुपए का हेरफेर हुआ है, 100 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ, ऐसे आरोप हैं। और के कविता जो तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी है, उनके साथ मिलकर एक साउथ कार्टेल बनाया गया था, और इस पूरे कार्टेल में 100 करोड़ का लेन देन हुआ है। इस लेन देन के अंदर आम आदमी पार्टी के
तमाम बड़े नेता जिनमें अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया शामिल थे, ये आरोप है। और इन्हीं आरोपों के चलते के कविता की पहले गिरफ्तारी हुई। मनीष सिसोदिया करीब करीब 14 महीने से वो जेल में हैं और अब अरविंद केजरीवाल की इसमें गिरफ्तारी हुई है। वैसे दिल्ली की आम आदमी पार्टी बरसों से कह रही थी, और इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये हलचल मुझे दिखाई दे रही है। मेरे संवाददाता इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री के निवास के बाहर हैं। पुलिस का कड़ा पहरा है इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री के निवास स्थान के बाहर भी और साथ साथ ईडी दफ्तर के बाहर भी। ये कुछ हलचल हो रही है, समझने की कोशिश करते हैं। गिरीश निशाना, क्या जानकारी है आपके पास? नहीं, माफ कीजिएगा, मैं गिरीश नहीं, मैं पहले विक्रमजीत सिंह के पास चलता हूं, क्योंकि इस वक्त तक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मेरे साथ क्या अगर विक्रमजीत सिंह है तो मैं जानना चाहूंगा, विक्रमजीत सिंह क्या अपडेट है अभी? ओके, तो इस वक्त जो है ये तमाम जो है अब जो अपडेट है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर के बाहर और अंदर करीब 1.5 से पौने 2 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी की गिरफ्त में है वो। ईडी ने उनके और उनके परिवार के फोन जो हैं वो जब्त कर लिए हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल की जो लीगल टीम थी उसने लीगल रेमेडी लेने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोर्ट से उनको राहत नहीं मिली है और ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। लंबे समय तक कानून से खिलवाड़ करने की या यूं कह सकते हैं डॉज देने की कोशिश कर रहे थे अरविंद केजरीवाल, लेकिन आखिरकार आज उनकी गिरफ्तारी हो गई है। गिरीश निशाना मेरे संवाददाता जुड़े हुए सीधा इस वक्त ईडी दफ्तर के बाहर से। गिरीश निशाना, क्या अपडेट है आपके पास? गिरीश देखिए अशोक, मैं आपको बताना चाहूंगा इस समय पे ईडी दफ्तर के बाहर भी जो हलचल है बहुत तेज हो गई है। यहाँ पर लगातार पुलिस जो है अलर्ट मोड पर आ गई है, अर्धसैनिक बलों के जवानों को तैनात कर दिया गया है और लगातार यहाँ मीडिया लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिस तरह से जब से खबर आई है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो उसके बाद वो सीधा पूछताछ के लिए सीधा यहाँ ईडी के मुख्यालय लेकर आया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है अशोक जी कि उनको लाके सबसे पहले उनका मेडिकल कराया जाएगा और मेडिकल कराने के बाद ही आगे की पूछताछ जारी रहेगी। लेकिन जो तमाम अटकलें थी वो क्लियर हो गई हैं कि जिस तरह से, क्योंकि लगातार 9 सम्मन के बाद आखिरकार ईडी आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निवास जो फ्लैग स्टाफ रोड है वहां पहुंचती है और वहां पर उनसे बातचीत करने के बाद तमाम जो उनके टेलीफोन है, जो मोबाइल हैं उनके और उनके घर वालों के, उनको जब्त करती है। उसके बाद लगातार पूछताछ करती है और पूछताछ करने के बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है। हालांकि अशोक जी, मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि जिस तरह से लगातार अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की बात चल रही थी, उसे देखते हुए आम आदमी पार्टी के जो समर्थक हैं वो जरूर वहां पहुंचने लगे थे सिविल लाइन के आसपास। हालांकि दिल्ली पुलिस ने वहां धारा 144 लगाई हुई है और ऐसे में जो काफी समर्थक हैं उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। चाहे राखी बिरला की बात की जाए तो वो वहां पर प्रदर्शन करने का प्रयास कर रही थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने शांति बहाल करने के लिए उनको गिरफ्तार करके गाड़ी में भेज दिया है। फिलहाल जो है यहाँ पर इस समय ईडी मुख्यालय के बाहर पूरी तरह से हलचल दिखाई दे रही है। तमाम जो मीडिया है वो यहाँ मौजूद है। दिल्ली पुलिस यहाँ पर पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रही है। इसके अलावा अर्धसैनिक बलों के जवान आसपास की सड़कों पर देखे जा सकते हैं। तो आज की रात अरविंद केजरीवाल को ईडी दफ्तर में ही गुजारनी पड़ेगी। ईडी दफ्तर में उनको जो है आज की रात गुजारनी पड़ेगी और उसके बाद कब तक उनके साथ पूछताछ होगी ये कहना मुश्किल है। तो ये तमाम गतिविधियां जो है, जो हेडक्वार्टर्स है वो ईडी का दफ्तर बना हुआ है। लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल अभी भी जो अपडेट है, जो जानकारी है, अभी भी वो ईडी की गिरफ्त में हैं और अपने घर पर हैं और किसी भी वक्त उनको वहां से लाया जा सकता है। विक्रमजीत सिंह हमारे संवाददाता अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर हैं, चलिए वहां का भी जायजा ले लेते हैं। विक्रमजीत सिंह, क्या अपडेट है वहां से? कब तक ये माना जा रहा है ईडी वहां से ले जा सकती है अरविंद केजरीवाल को? ईडी मुख्यालय कब तक ले जाया जा सकता है? देखिए मैं पहले आपको माहौल दिखाना चाहूंगा। देख सकते हैं कि आप किस प्रकार से समर्थक जो है काफी संख्या में इकट्ठे हो रखे हैं
और ये समर्थक जो है, काफी समर्थक यहाँ पर कुछ रोष भी व्यक्त किया था, जिनको कि गिरफ्तार भी किया गया है और काफी संख्या में जो है इकट्ठा। आप देखिए कांग्रेस की तरफ से भी नेता जो है आ रहे हैं। अरविंदर सिंह लवली वो देख पा रहे हैं कि वो फ्रेम में कि वो पहुंचे हैं। इसके अलावा जो है संदीप दीक्षित आप देख पा रहे होंगे कि संदीप दीक्षित पहुंच रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में जो है गठबंधन हुआ है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पर अरविंदर सिंह लवली और संदीप दीक्षित अगर यहां पर पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं पर एक सपोर्ट दिखाने की कोशिश की जा रही है दिल्ली में। लेकिन ये सपोर्ट क्या पंजाब में भी रहेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दिल्ली में जरूर जो है अरविंदर सिंह लवली और संदीप दीक्षित यहां पर पहुंचे हैं। हालांकि जो जानकारी मिल रही है कि अंदर जो है तफ्तीश चल रही है, पूछताछ चल रही है, लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल को ईडी जो है अपने दफ्तर लेके जा पाएगी या नहीं ले जाए पाएगी, ये अभी भी बड़ा सवाल है। हालांकि समर्थकों का जमावड़ा जो है यहाँ पर बढ़ा हुआ है, सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर बढ़ाई गई है और यहाँ पर कार्यकर्ता जो में काफी रोष है। विक्रमजीत सिंह, आपने बताया कि अरविंदर लवली कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित वहां पहुंचे हैं, तो जरूर जो है अगर इन नेताओं से बातचीत हो तो जरूर बातचीत आप करिएगा। लेकिन यहां पर मुझे अरविंदर लवली वहां पहुंचे हैं इस बात को लेकर मुझे हैरानी नहीं है, किसी को भी हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है। लेकिन संदीप दीक्षित का वहां पहुंचना थोड़ा चौंकाता जरूर है, क्योंकि संदीप दीक्षित वो नेता हैं कांग्रेस के जो लगातार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का विरोध करते रहे हैं। और संदीप दीक्षित वो नेता हैं जिनकी मां शीला दीक्षित, और राजनीति में किस किस तरह से जो है नेताओं को किस किस तरह से तमाम जो है गुलाटियां खानी पड़ती हैं, इसका ये संकेत है। क्योंकि ये वही संदीप दीक्षित हैं जिनकी मां शीला दीक्षित जब दिल्ली की मुख्यमंत्री थी तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने पूरी दिल्ली में बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए थे, शीला दीक्षित के पोस्टर, और उसके नीचे ये लिखा था कि देश की सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री शीला दीक्षित हैं, ये लिखा था। और संदीप दीक्षित ने अब से कुछ महीने पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं अपनी मां का अपमान नहीं भूल सकता और मैं अपनी मां के अपमान का बदला जरूर लूंगा। लेकिन आज अगर संदीप दीक्षित वहां पहुंचे हैं, अरविंद केजरीवाल के जेल जाने पर उनके प्रति अपनी सहानुभूति या उनके प्रति समर्थन जताने के लिए पहुंचे हैं, तो मुझे नहीं मालूम कि आज जो है शीला दीक्षित, उनकी आत्मा जो है वो ये सब देख रही होंगी तो वो क्या सोच रही होंगी। लेकिन ये राजनीति है, राजनीति में कहते हैं कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया या सबसे बड़ा सत्ता होती है। तो सत्ता जो है ये सत्ता का खेल है, जहां पर आज उस सत्ता के खेल में क्योंकि आम आदमी पार्टी और साथ साथ कांग्रेस का गठजोड़ हो चुका है, तो संदीप दीक्षित को भी आज अपना समर्थन जताने के लिए आम आदमी पार्टी के मुख्यालय और आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं अरविंद केजरीवाल, उनका समर्थन करने के लिए जाना पड़ता है। अकुश श्रीवास्तव जी, अभी तो इंतजार हो रहा है, मैं इंतजार कर रहा हूं, मेरे संवाददाता तो दोनों जुड़े हुए हैं, लेकिन राजनीति की ये उलट बांसियां कैसे दर्ज होंगी इतिहास में? राजनीति का इतिहास बहुत, उसकी जो छवि होती है और जो उसकी याददाश्त होती है बहुत धूमिल होती है। आप उन्हें याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि संदीप दीक्षित तुम्हारे पिताजी, तुम्हारी माता जी के साथ ये था और वहां पहुंच रहे हो, क्या हो गया, तुम्हारे धर्म का क्या हुआ। इसी तरीके से बहुत सारे किस्से हैं राजनीति में। मुलायम सिंह यादव से लेकर के वीपी सिंह के किस्से, पहले नहीं था फिर हुआ, उसके पहले भी हुआ, चौधरी चरण सिंह का मामला था। अब बीच में जब आगे आएंगे, भारतीय जनता पार्टी थोड़ा बहुत बीच मतलब उस पर थोड़ा सा नियमों में रही है अपने हिसाब से, लेकिन क्योंकि उसकी एक अपनी विचारधारा थी, मजबूरी थी, और खासतौर से जब तक विरोध में थी, विपक्ष में थी, तब तक तो 100% उसकी एक विचारधारा पे काम करते थे और उसी तरीके से होता था। अब ये जो स्थितियां हैं वो बहुत खतरनाक होंगी हम सब के लिए, ये देश के लिए। ये जो आप लोग राजनीतिक लोग बड़ा मजे से कहते हैं ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार वाला जो होता है ना, राजनीति में सब कुछ सुलभ है और ठीक ठाक है, बढ़िया है। अब संदीप दीक्षित अगर बयान दे रहे हैं, खुलेआम बात कर रहे हैं, राहुल गांधी खुलेआम कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन इस पे जो है अपनी बातचीत रखेगा, तो हम क्या मानेंगे राजनीति के लिए, कितना हम उनमें विश्वास करेंगे, और चाहे वो कोई हो। तो ये एक
परंपराओं को नष्ट करने की कोशिश है। और वो मैं तो उसमें अक्सर कहता रहा हूं, ये हमाम बहुत गंदा है, ये हमाम बहुत गंदा है। और उस गंदे का हम अपने बच्चों पे क्या असर होगा। आज कोई नया बच्चा जो है, युवा है, वो कौन राजनीति में जाना चाहता है। यहाँ पर काफी युवा जो है राजनीति में, या तो बेरोजगार है इसलिए युवा में है, या बेरोजगार थे इसलिए उसमें आ गए और अच्छे अच्छे पदों पर आ गए। तो वो क्या यही हमारा काम है। भ्रष्टाचार, आज चुनाव लड़ना क्या इतना आसान है। 20-20 करोड़ रुपए एक एक प्रत्याशी खर्च करता है विधानसभा में। लोकसभा में ये संख्या बताई जाती है 50-50 करोड़ रुपया। तो अब ऐसी स्थिति में जब राजनीति का ये रूप है और कोई धर्म नहीं है, कोई ईमान नहीं रहता है, तो हम क्या उम्मीद करें। सब लोग सब तरीके से ऐसा मानते हैं कि हमारे ऊपर जो कुछ है, हमारा जो हम करें वो ठीक है, बाकी जनता तो बेवकूफ है और उसको क्या फर्क पड़ रहा है। तो ये बहुत एक धीरे धीरे ये धीमा जहर सोसाइटी में आ रहा है और ये बहुत खतरनाक है। आज कोई सत्ता में है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इंसाइक्लोपीडिया से लेकर के और विकीपीडिया तक में सब यही होगा कि एक कार्यकाल तो एक कार्यकाल तक। लेकिन इस विकीपीडिया का जब हम सब पे असर होगा, जब उसके नेतार्थों का असर होगा, तो कितना बड़ा होगा। हम किस मुंह से, मैं आज अपने बेटे से जो बड़ी 15 साल हो गए नौकरी करते हुए, और वो कहता है कि पापा थोड़ा बहुत ठीक है, तेरा देश को सुधारने करते, तो अपने आप कर लेता, फिर उसके बाद नहीं रहने दो। मेरी भी हिम्मत नहीं होती कि मैं उससे हाँ बेटा राजनीति कर लो आकर के, तुम्हारे पास थोड़ा बहुत पैसा हो गया, 10-20 हजार रुपए, 50 हजार रुपए महीने के तुम्हारे पास हिसाब किताब है, चलो आओ राजनीति कर लो। नहीं कह सकता मैं, मेरी हिम्मत नहीं है अभी। मेरा खून, जबकि मैं अपने जीवन का 45 साल इस काम धंधे में कर चुका हूं, तो उसके बावजूद मैं इस हालत में नहीं हूं कि अपनी एक पीढ़ी को दे दूं। ये जमाना वो नहीं रहा है कि ये अक्कू जी, हम लोगों ने सोचा नहीं था राजनीति में ये दिन भी देखने पड़ेंगे। मतलब आज देख रहे हैं, ये दुर्भाग्य है। हालांकि इसको राजनीतिक सिर्फ बदले प्रतिशोध की बात है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन और मैं एक बात और भी कहता हूं। शुक्रिया अक्कू जी, मुझे मालूम है आपको अखबार निकालना है, आप बढ़िया सी हेडलाइन सजाइए, अच्छा सा संपादकीय लिखिए, और मुझे लगता है कल जो है एक बड़ी खबर ये मिली है और इस खबर पर, लेकिन आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया अक्कू जी। अक्कू श्रीवास्तव जी हमारे साथ, बहुत धन्यवाद अक्कू जी का। मैं शायना जी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक बात मैं बार बार कहता हूं कि इस देश में हम कुछ साल पहले तक, आप ये माने ना माने, लेकिन कुछ साल पहले तक हम हमेशा ये कहते थे कि भाई करप्शन की बात तो होती है, लेकिन हमने किसी बड़े नेता को जेल जाते नहीं देखा, और सभी पार्टियां एक जैसी हैं। लेकिन आज हम बड़े बड़े नेताओं को जेल जाते हुए देख रहे हैं। इसको लेकर मुझे नहीं लगता कि हमको शिकायत करनी चाहिए। अगर किसी के ऊपर कोई आरोप है और अगर कानून अपना काम कर रहा है, तो हमें कम से कम ये इस बात की संतुष्टि होनी चाहिए कि आज सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति जिसने 100 रुपए चुराए, सिर्फ वो जेल नहीं जा रहा, वो व्यक्ति भी जेल जा रहा है जिसके ऊपर 100 करोड़ रुपए गबन करने का आरोप है, जिसके ऊपर यह आरोप है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उसने 100 करोड़ रुपए की हेरफेर की। यह आरोप है अभी। तो इस आरोप में भी अगर वो जेल जा रहा है, तो हमें इसको लेकर मुझे लगता है कम से कम ये देखना चाहिए कि आज छोटे से छोटा व्यक्ति, बड़े से बड़ा व्यक्ति अगर जा रहा है, तो ये कम से कम कार्रवाई होती हुई दिख रही है। शायना जी, मैं आऊंगा एक छोटा सा ब्रेक लेना, फिर बाकी मेहमानों के पास भी आऊंगा उनका रिएक्शन लेने इस छोटे से ब्रेक के बाद। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। 10 लाख की लॉटरी मुझे, वाओ! फर्जी ऑफर्स से सावधान। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। साल बरस और सदी नहीं, एक युग
गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शराब घोटाले में गिरफ्तारी हो गई है। यह तीसरी बड़ी गिरफ्तारी है आम आदमी पार्टी के। अब तक दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया 14 महीनों से जेल की सलाखों के पीछे हैं। संजय सिंह वो भी जेल की सलाखों के पीछे हैं और अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई है। यह आरोप है कि उन्होंने 100 करोड़ रुपए जो हैं वो उस पैसे का मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप है और उसमें ईडी ने अब से कुछ देर पहले उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि कोर्ट जाकर उन्होंने इस गिरफ्तारी से बचने की कोशिश की थी, लेकिन अदालत से उन्हें कोई भी राहत नहीं मिली है। कल एक बार फिर शायद यह कोशिश होगी, लेकिन कल तक क्या होगा यह कहना मुश्किल है। मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं इस बड़ी खबर पर चर्चा करने के लिए और मेरे रिपोर्टर्स भी जो हैं वो फील्ड में हैं, आपको बताएंगे। अभी अरविंद केजरीवाल अभी अपने घर पर ही हैं, ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन कब उनको वहां से ले जाया जाएगा, ईडी के दफ्तर में ले जाया जाएगा, वो मैं आपको बताऊंगा। मेरे रिपोर्टर्स आपको अपडेट देंगे। लेकिन साथ साथ ये भी बता दूं, आज की रात ईडी दफ्तर में बितानी होगी। आज की रात अरविंद केजरीवाल को ईडी दफ्तर में बितानी होगी और आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो लगातार आम आदमी पार्टी को समर्थन देने के लिए पहुंच रहे हैं और अब कांग्रेस के नेता भी पहुंच रहे हैं। संदीप दीक्षित, अरविंदर सिंह लवली भी पहुंच गए हैं। लेकिन ये जो नैतिक समर्थन देने की कोशिश है, इससे कुछ क्या हासिल होगा कहना मुश्किल है। मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, लेकिन इस बीच मेरे साथ चांदनी शाह, वो एडवोकेट हैं, वरिष्ठ एडवोकेट है, वो भी जुड़ गई हैं। शायना एनसी जी, आप कहना चाह रही थी, अब तो कांग्रेस भी पहुंच गई अपना सपोर्ट दिखाने के लिए अरविंद केजरीवाल को। जी नहीं, बिल्कुल दिखाना चाहिए, क्योंकि दो भ्रष्ट पार्टी जो एक साथ आ गए हैं अलायंस में, तो भ्रष्टाचार के साथ ही खड़ा रहेगा। वहां दूसरे तरफ आप देखें कि मोदी जी की नीति नियत में कोई जनता पार्टी की बात करते हैं। अशोक जी ऐसे उत्तेजित, विष्णु जी प्लीज, विष्णु जी उत्तेजित मत होइए, मैं आपको मौका दूंगा। विष्णु जी आप विष्णु जी आपकी आवाज सुनिए, एक मिनट। मेरा पैनल से अनुरोध है, एक तो विष्णु जी की आवाज थोड़ा ठीक कर दे, उनकी आवाज कट रही है, और जब बीच में कोई बोले तो उसकी आवाज बंद भी कर दीजिए। मैं चाहता हूं एक एक करके मैं सबको मौका दूंगा। विष्णु जी, मैं जान रहा हूं आपके मन पे इस वक्त बहुत पीड़ा होगी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं के लिए एक बड़ा सदमा है, लेकिन थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, मैं आपको जरूर रिस्पॉन्ड करने का मौका दूंगा। शायना जी अपनी बात पूरी कर लिए, चांदनी साहब भी मेरे से जुड़ गई हैं, उनके पास भी आऊंगा। जी देखिए अशोक जी, ये क्लीन अप प्रोसेस है और पूरे देश में होना चाहिए, और कोई भी नेता कानून के ऊपर नहीं है। हम सब जानते हैं कि जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की बात हुई, उन्होंने एक विक्टिम कार्ड खेला। एक मिनट रुक जाइए, मनोज तिवारी दिल्ली के सांसद क्या कह रहे हैं, एक मिनट रुक जाइए मनोज तिवारी। केजरीवाल जी ने दिल्ली के साथ जो क्रूर मजाक किया, जो दिल्ली को लूटा अरविंद केजरीवाल ने, भ्रम का जाल फैलाकर सत्ता हथियाया और सत्ता हथियाने के बाद दिल्ली को लूटा, उस अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के लोगों की हाय भी लगी है। आज दिल्ली के हर गली में पटाखे फूट रहे हैं। मैं जहां बैठा था, जब पता चला लोगों को, तो लोग तालियां बजा करके स्वागत कर रहे हैं। एक व्यक्ति जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने आए थे, आज भ्रष्टाचार और लूट में अपनी लाख कोशिशों के बावजूद कोर्ट जाना, कोर्ट ने नकार दिया, यहां दौड़ना, वहां दौड़ना, बहाने बनाना, आखिरकार कानून के हाथ लंबे होते हैं और आज उन्होंने अपना काम किया है। और पद चाहे कितना भी बड़ा किसी का हो, जो जनता का पैसा लूटेगा, जो जनता का खजाना लूटेगा, उसके साथ ऐसा ही हश्र होना चाहिए। आज एक बार फिर से दिल्ली की जनता कह रही है। ओके, जो जनता का पैसा लूटेगा उसके बाद यही हश्र होना चाहिए। जी अपनी बात पूरी कीजिए शायना एनसी जी, फिर मैं विष्णु जी आपके पास आ रहा हूं, उनकी बात पूरी हो जाए, फिर चांदनी जी आपके पास आऊंगा और लोकेश जिंदल जी आपके पास। जी देखिए, तथ्य के आधार पर कोर्ट ने ये सब चीजें ईडी जो पेश करते आ रही है, वो अभी की बात नहीं है अशोक जी। बहुत अभ्यास के बाद हम जानते हैं कि कितने दिन लगे।
गिरफ्तारी के बाद संजय सिंह जी हो या फिर अन्य कोई नेतागण हो, मनीष सिसोदिया हो, ये सभी रिपोर्ट्स जो है हजारों पेजेस में जाता है। तो तहकीकात तब होती है जब सबूत होती है। आप और हम यहाँ बैठ कर बयानबाजी न करें तो बेहतर है, कानून को अपना काम करने दीजिए। एक क्लीन अप प्रोसेस जहां इतने सारे लोग जिन्होंने गलत काम किया है उनका पर्दाफाश होता है, ये क्या अच्छी बात नहीं है? आप बार बार सबसे ईमानदार, सबसे मेहनती, सबसे आदर्श माना हुआ प्रधानमंत्री कोई है तो वो है नरेंद्र मोदी जी। उनकी नीति नियत में कोई खोट नहीं, और जो ईडी अपना काम कर रही है, मैं बल्कि अभिनंदन देना चाहती हूँ। आप करते रहिए ऐसा काम, और जो भी है वो देश में कोई पॉलिटिकल इंसुलेशन न होते हुए गुना होती है, और जब लूट मचती है, और ये काला धन, ये शराब का घोटाला कोई छोटा घोटाला नहीं है अशोक जी। अब विष्णु पाठक जी, छोटा घोटाला तो नहीं है शराब का घोटाला। देखिए उसमें 2-3 पेज बार बार आते हैं। जैसे ही शराब नीति पर उंगली उठी वैसी शराब नीति जो बदल दी गई। आप लोग पहले ये थ्योरी देते थे कि भाई कोई नुकसान नहीं हुआ। मैं फिर कह रहा हूं, कल ही जो है जो कैग की रिपोर्ट आई है उसमें 2000 करोड़ का नुकसान की बात आई है। उसमें यह भी आया है दिल्ली के टैक्स पेयर मनी का 700 करोड़ रुपए उनको नुकसान हुआ है। और अब दोबारा क्योंकि अदालती प्रक्रिया चल रही है, मैं फिर कह रहा हूं अदालती प्रक्रिया चल रही है, तो उसमें जो आपको राहत नहीं मिली है। अभी आपके पास अगर कोई अपडेट हो, आम आदमी पार्टी की ओर से क्या कहा जा रहा है, क्या प्लान किया जा रहा है, कांग्रेस के नेता वहां पहुंच रहे हैं, क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अब मिल करके कोई एजिटेशन की तैयारी कर रहे हैं, या अभी चुनावी माहौल है, चुनाव लड़ने की तैयारी है, क्या कुछ जानकारी है वो जरूर हमको बताएं विष्णु जी। अशोक जी, पिछले 2-2.5 घंटे से हम आपके पास ही हैं जी, इसलिए मैं समझ रहा हूं। खबर नहीं, मैं समझ रहा हूं। मैंने सिर्फ इसलिए आपसे पूछा, मैं इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मैंने सिर्फ इसलिए आपसे पूछा, मैंने कहा हो सकता है आपको व्हाट्सएप पे वैसे जानकारी कुछ आ रही हो कि पार्टी क्या स्ट्रैटेजी, इसलिए मैंने आपसे पूछा जी। आ रही है और चारों तरफ मायूसी है, और लोग रोष में भी हैं, और लोग वहां जा भी रहे हैं। हम भी जब आपके यहां से फ्री होंगे, आपके यहां से फ्री होंगे तो वही पहुंच रहे हैं दिल्ली की सड़कों पर। दिल्ली की जनता आज रात बिताएगी। दूसरी बात यह है कि जहां तक करप्शन की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कोई विपक्ष में, अगर भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की आज सबसे ज्यादा करप्ट पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी अगर हिसाब हिंदुस्तान की जनता को देगी तो इसके पास जवाब नहीं होगा कि क्या हिसाब दे। भारतीय जनता पार्टी दोनों हाथों से देश को लूटा है और देश के संपत्ति को बेचा है, अपने चहेतों को दिया है। आप नैन्सी जी, आप करप्शन की बात करते हैं, आपने पोर्ट बेच दिया अडानी के, वहां ड्रग्स हुआ। आपकी हिम्मत नहीं है आपकी सरकार की कि अडानी के यहां आप ईडी भेजे, सीबीआई भेजे। आपके यहां ब्रजभूषण सिंह ने अभी पहलवानों, भारतीय पहलवानों, महिला पहलवानों ने जो आरोप लगाया, आपकी हिम्मत नहीं हुई कि उनको ब्रजभूषण सिंह को आप जेल में डालें। आप चुन करके आपका जो विरोध करता है, जो राजनीतिक विरोध करता है, जो जनता की आवाज उठाता है, उसको आप फंसा करके जेल में डालने। विष्णु जी, विष्णु जी, फंसा कौन रहा है? विष्णु जी, बोलिए, जवाब दे। क्या कानून के ऊपर है अरविंद केजरीवाल? विष्णु जी, राजनीतिक क्या कानून के ऊपर है अरविंद केजरीवाल? विष्णु जी, लेकिन अशोक जी, ये क्या है? क्यों अरविंद केजरीवाल को कोई सुनिए, पूछेंगे जरूर। एक मिनट विष्णु जी, मेरी बात सुनिए विष्णु जी, मैं फिर कह रहा हूँ, शायना जी एक मिनट, विष्णु जी मैं फिर कह रहा हूँ, मैं लीगली इस बात पे आता हूँ क्योंकि ये मामला लीगल है। मैं फिर कह रहा हूँ, आप राजनीतिक आरोप लगाने के लिए स्वतंत्र है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी है, उसको आप ब्रिजभूषण शरण सिंह से जोड़ना चाहते हैं, वो आपका राजनीतिक हथियार हो सकता है, लेकिन लीगल मैं बात कर रहा हूं। लीगली जो है अब तक इस पूरे मामले में जांच एजेंसियां बड़े सही तरीके से काम कर रही हैं, ये एक बार नहीं कई बार साबित हो चुका है। मैं इसलिए चांदनी शाह के पास जा रहा हूं। चांदनी शाह, लीगली हमको समझाइए ये पूरा मामला, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि इस मामले में दम नहीं है, बार बार ये कहा जा रहा है कि शराब घोटाले में कोई घोटाला नहीं हुआ है, बार बार ये कहा जा रहा है मनी ट्रायल तो इसमें हुआ ही नहीं कुछ, बार बार ये कहा जा रहा है कुछ मिला नहीं। ये कहा गया था कि मनीष सिसोदिया के घर से तो, उनके लॉकर से तो बच्चे का झुंझुना निकला था। हालांकि मुझे नहीं मालूम कौन लॉकर लेता है और उसमें बच्चे का झुंझुना रख देता है, ये मैं आज तक नहीं जानता, लेकिन ये तमाम बातें कही है। तो इस पूरे मामले में लीगली का क्या मामला है, ये मुझे समझाइए कि लीगली किस आधार पर गिरफ्तारी हुई है। तो अशोक जी, क्या है ना कि ईडी या आईटी या कोई भी जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, ये चाहे
आम आदमी पार्टी कहे या कांग्रेस कहे या INDI अलायंस कहे कि बीजेपी चलाती है, नरेंद्र मोदी चलाते हैं, दे नीड टू अंडरस्टैंड कि हर चीज का एक प्रोसीजर होता है और उसके बिना चाहे कोई भी चला ले, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब आप कोर्ट के पास जाते हो तो कोर्ट किसी के they don't act according to anyone. वो सिर्फ एविडेंसेस और प्रूफ के आधार पे ही चलते हैं। तो थोड़ा अगर केस समझे तो ईडी ने कुछ सेवरल की पॉइंट्स है जो कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस्टेब्लिश करे हुए हैं ऑलरेडी रिगार्डिंग द लिकर स्कैम। नंबर 1 कि उन्होंने ये इस्टेब्लिश किया कि दिल्ली लिकर पॉलिसी में जो चेंजेस लाई आप गवर्नमेंट, उससे उनको एटलीस्ट 330 करोड़ का मुनाफा हुआ है। ठीक है, दैट नॉट टू दी आप गवर्नमेंट लेकिन होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर्स को मुनाफा हुआ है। वो होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं साउथ कार्टेल, इट्स अ साउथ लिकर कार्टेल, जिस पे आरोप है कि उन्होंने आपका इलेक्शन कैंपेन गोवा में फंड करा था। नाउ दिस हैज बीन एस्टैब्लिश्ड दैट ये जो चेंज हुआ और ये जो 330 करोड़ का जो आंकड़ा है वो सुप्रीम कोर्ट में एस्टैब्लिश हो चुका है। नंबर 2, स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस प्रोड्यूस किए गए थे ट्रायल के दौरान कि दैट द क्वांटम ऑफ मनी दैट वाज लॉस्ट टू एन एक्सचेकर दैट वाज मच हायर, जो कि एस्टिमेट किया गया था। एक मनी ट्रेल डेमोन्स्ट्रेट की गई जहां पे 500 करोड़ से ऊपर का एक आंकड़ा आया है एंड द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जो इस पूरे स्कैम में वो एटलीस्ट 1000 करोड़ का, ये भी एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये सारे जो मामले हैं जिसमें किकबैक्स है 330 करोड़ का, जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है इन द हैंड्स ऑफ आप लीडरशिप, इसको एक्नॉलेज किया है। और इसी की वजह से 128 करोड़ की जो प्रॉपर्टी अटैच करी थी ईडी ने, वो इसी एक्नॉलेजमेंट की वजह से। ऑलराइट, नाउ लेट्स कम कि एविडेंसेस क्या दिए थे इस ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में, करेक्ट? तो स्टेटमेंट्स फ्रॉम आंगड़िया जो कि जिन्होंने ब्राइब्स को गोवा जो किकबैक्स है वो गोवा तक पहुंचाए, वो जो स्टेटमेंट्स है उसको प्रोड्यूस किया गया है। जैसे मैंने कहा कि एक मनी ट्रेल प्रोड्यूस की गई है जहां से 500 करोड़ का जनरेशन दिखाया गया है। जिन एजेंसीज ने आपके होर्डिंग्स लगाए थे उनका स्टेटमेंट्स है, ठीक है? दे हैव ऑल्सो मेड अ क्लेम देयर इज अ सब्सटैंशियल इंक्रीज कमीशन में 5% से 12%, और इसका जो ऑर्केस्ट्रेशन है वो मनीष सिसोदिया ने और आपके कम्युनिकेशंस चीफ विजय नायर ने कल्यूड करके साउथ ग्रुप के साथ इन एक्सचेंज ऑफ 100 करोड़ ब्राइब्स, ये जो जो क्लेम है वो भी कोर्ट में प्रोड्यूस करा है। इसके अलावा जो मैंने कहा कि 330 करोड़ का जो किकबैक्स है वो प्रोड्यूस करा है। तो ईडी क्या what is it probing? It is probing the kickback. It is probing the quid pro quo जो आजकल जो हम बहुत डिस्कस कर रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेके, क्विड प्रो क्वो हो रहा है, क्विड प्रो क्वो हो रहा है। तो मैं कह रही हूं जब आप क्विड प्रो क्वो कर रही है तो क्यों उसको ना कोई भी एजेंसी हाथ लगाए? और अगर कोई ये कहता है कि अरविंद केजरीवाल के पीठ के पीछे ये सारी बातें हो रही, मतलब ये सारे स्कैम हो रहे थे और अरविंद केजरीवाल को पता ही नहीं है कि मेरे पीछे हो, तो फिर आई डोंट थिंक सो कि ही इज इवन लायबल टू बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, कि जिसको पता ही नहीं है कि उसके जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है ये सब क्या कर रहे हैं, अगर उनको पता ही नहीं है इस बारे में। सो ऑल दिस, ये जो ये पॉलिटिकल ब्लेम गेम तो चलता ही रहेगा कि बीजेपी करा रहा है, ये करा रहा है, बट आप आज देखो दिल्ली हाई कोर्ट में जो हुआ, द जज honorable judge, he asked कि what's the evidence that you have? एंड जो ईडी के तरफ से जो आर्ग्यू कर रहे थे उन्होंने कहा कि हम आपको बता सकते हैं कि क्या एविडेंसेस है, फिर आप निर्णय कीजिए कि क्या इनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। जब चेम्बर्स में जाके हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज ने देखा, जो भी देखा होगा, जो भी ईडी ने प्रोड्यूस किया, उसके बेसिस पे ये प्ली रिजेक्ट की गई आपकी। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Any protection from coercive action. Why would judiciary reject a plea if there was no evidence? Exactly. चांदनी जी मैं एक मिनट आपको रोक रहा हूं क्योंकि आपने बहुत, हाँ मैं लवकेश जी आ रहा हूं आपके पास,
बहुत इंपॉर्टेंट बात की, और मुझे लगता है जो चांदनी जी ने जिस तरह से समझाया है उसमें सबको समझ के अब से आगे ये आ जाना चाहिए कि ये पॉलिटिकल ब्लेम गेम नहीं है, और ऐसा नहीं है कि कोई केस बना दिया गया और पॉलिटिकली एक एक कदम पर इसकी स्क्रूटनी हुई है कोर्ट में। मैं आ रहा हूं विष्णु जी, एक एक कदम पर स्क्रूटनी हुई है कोर्ट में। और आज की बात जो आपने बताई वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप अगर जज साहब ने वो चीजें देखी और उसके बाद एक तरह का गो हेड हुआ कि भाई आप जाइए अपनी कार्रवाई जारी रखिए, अगर प्रोटेक्शन नहीं मिला तो ये इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन चांदनी मैं ये भी जानना चाहूंगा कि अब आगे कैसे ये केस बढ़ेगा, लेकिन उससे पहले लोकेश जी और विष्णु पाठक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। लोकेश जी, और मैं प्रोफेसर साहब आपके पास भी आऊंगा, एक मिनट। हाँ लोकेश जी ने अभी कहा, विष्णु जी एक मिनट रुकिए, लोकेश जी के बाद जी विष्णु जी ने अभी कहा कि ईडी और जो सेंट्रल एजेंसीज है बहुत ऑटोनॉमसली वर्क करती है और इस बीच इनका कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता। तो मैं उन्हें याद दिला दूं, आज ही सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकारा है कि वे सप्लीमेंट्री चार्जशीट्स अटैच करके किसी भी अंडर ट्रायल को प्रोलॉन्ग जेल में अरेस्ट पर नहीं रख सकते। काफी मुद्दे हैं चांदनी जी। ईडी समन इशू करती है पॉलिटिशियंस को, और जैसे ही वे पॉलिटिशियंस भाजपा में शामिल हो जाते हैं ना तो उन समन्स की जवाब होती है ना ही वो कार्रवाई होती है। ऐसे कई उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। तो इस पर मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा कानून है, ऐसा कौन सा एविडेंस है, ऐसा कौन सी प्रक्रिया है और ऐसा कौन सा सेक्शन है जिसके तहत ईडी फंक्शन करती है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई अक्यूज्ड रूलिंग पार्टी में शामिल हो जाता है तो वो एब्सॉल्व हो जाता है। लोकेश जी मुझे लगता है आपका जवाब कहना चाहती हूँ। हाँ, बिल्कुल मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, क्योंकि लोकेश जी आपका जवाब जो है, आपका सवाल जो है, विष्णु जी आता हूँ, आप इन्होंने एक सवाल उठाया उसका जवाब हो जाए फिर मैं आपके पास, क्योंकि आपने जो सवाल उठाया वो लीगल सवाल नहीं है, वो एक पॉलिटिकल सवाल है। लेकिन फिर भी चांदनी अगर रिस्पॉन्ड करना चाहे, पर उससे पहले शायना जी, क्योंकि ये पॉलिटिकल सवाल है, तो शायना जी आप रिस्पॉन्ड कर दीजिए, फिर मैं विष्णु जी और बाकी लोगों के पास आता हूँ। जी बोलिए अशोक जी। चांदनी जी ने बिल्कुल बेखूबी एक्सप्लेन किया है। दो चीज मैं एक पॉलिटिकल वर्कर के नाते, कार्यकर्ता के नाते पूछना चाहती हूँ। जब कोई भी घोटाला होता है तो क्या एक नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है मुख्यमंत्री की, जो आपके नाक के नीचे जो लिकअप पॉलिसी बदल रहा है, जो फंडिंग हो रहा है आपके गोवा के इलेक्शन को लेके, जो किकबैक्स है, और ये सब चीज हम नहीं बोल रहे हैं, यानी कि एक राजनीतिक दल नहीं बोल रहा है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने तहकीकात करने के बाद आदरणीय कोर्ट ने कहा कि हम चाहते हैं कि इसके प्रति कार्रवाई हो। मैं पूछना चाहती हूं, हर बार जब अरविंद केजरीवाल की कोई भी बात उठती है तो ऐसे क्यों माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने किया? जो एक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या सीबीआई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के रूप में बुनियादी तौर पे आरोप जब आता है तो आरोप तथ्य के आधार पे आता है। कोर्ट की जांच एजेंसी काम कर रही है, आदरणीय कोर्ट ने टिप्पणी की है। अरविंद केजरीवाल का कोऑपरेशन नहीं रहा है, स्पष्ट है, लेकिन ये बोलना कि उनको पता ही नहीं था नहीं। जब हजारों करोड़ की लूट मची है तो ये घोटाला की सफाई क्यों नहीं होनी चाहिए? लेकिन शायना जी एक मिनट रोक रहा हूं मैं, एक बात यहां पर, उसके बाद ये डिबेट में आगे बढ़ाऊं। एक बात तय है कि जो अभी चांदनी जी ने जो इश्यू रखा इस केस के विषय में, लोकेश जिंदल जी ने उस केस के विषय में या चांदनी जी की किसी बात को काटा नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि लोकेश जी भी ये कहना चाह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो है वो पाक साफ है और इस मामले में कुछ लीगल झोल है, जितना मैं। लेकिन लोकेश जी ओवरऑल ये कहना चाहते हैं, हाँ विष्णु जी आपको मौका दूंगा, लोकेश जी ओवरऑल ये कहना चाहते हैं कि कई मामलों में ईडी जो है वो स्लो हो जाती है, कई मामलों में फास्ट हो जाती है, कई मामलों में जो है वो अलग से जो है मैं इसका जवाब एक वाक्य में दूं। हाँ जल्दी, फिर उसका यहाँ ईडी सुपर स्लो था। जो 9 बार समन भेजा। मैं पूछना चाहती हूँ कि ये पहले क्यों नहीं हुआ? नवंबर से ये चलते आ रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार समझ लो, तो सुपर स्लो था। बल्कि इससे भी फास्ट होना चाहिए था, उनको पहले जाना चाहिए, फेयर एनफ। आपने जो बात की वो ठीक बात है कि 9 बार, इसलिए उनके मामले में तो हम ये नहीं कह सकते। लेकिन चांदनी जी रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर विष्णु जी और प्रोफेसर साहब आपके पास आता हूं। चांदनी जी
जी, लोकेश जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ना ईडी को एक बात बोली है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को एक और बात भी बोली है रिगार्डिंग टू लिकर स्कैम, कि जब इनकी बेल एप्लीकेशंस को रिजेक्ट किया था मनीष सिसोदिया जी की, तब जो ऑब्जर्वेशंस बनाए थे सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें ये भी पूछा है कि आपने पूरी पॉलिटिकल पार्टी को पार्टी क्यों नहीं बनाया है अभी तक इस केस में। Why has been आप abstained from making a party to what is happening? All right. केजरीवाल जी को समन्स मिल रहे हैं अक्टूबर से, केस रजिस्टर हुआ अगस्त से, ठीक है। आप समन्स को इवेड कर रहे हैं। एक प्रोटोकॉल है ना लॉ का, ईडी तो लॉ के प्रोटोकॉल से ही चल रही है। ईडी आपको समन्स पे समन्स भेज रही है, आपके मन में ये कुछ काला है तो आप ईडी के समन्स पे आप रिप्लाई नहीं कर रहे, आप इंटरोगेशन ज्वाइन नहीं कर रहे। समन्स का मतलब ये तो कभी नहीं हुआ कि यू ज्वाइन द इंटरोगेशन और आप अरेस्ट कर जाओ, आप अरेस्ट हो जाओ। पूछताछ के लिए बुलाते हैं, पूछताछ। लेट मी कंप्लीट, लेट मी फिनिश। लेट मी फिनिश। जब समन्स होता है, कोई भी नॉर्मल इंटरोगेशन होता है, अब ये ऑब्वियस सी बात है ना कि जिस पॉलिटिकल पार्टी पे आरोप लग रहे हैं कि उसने किकबैक्स लिया है, उस पॉलिटिकल पार्टी का जो हेड है उसको पूछेंगे तो सही कि आपको क्या पता है या नहीं पता है, आपका नाम यहाँ से आ रहा है या आपका नाम ये ले रहा है या वो ले रहा है, आपको पता है या नहीं पता है, इस चीज का पूछताछ तो होगा या नहीं होगा। दिस इज बेसिक, बिल्कुल बेसिक। बिल्कुल। अगर अरविंद केजरीवाल